तो वेलकम सबको, नमस्ते, थैंक यू। आई रियली होप, जैसे केतन जी ने कहा, कि सबकी दिवाली बड़ी शुभ गई होगी और नया साल सबके लिए मंगलमय और स्वास्थ्यकारी हो और ज्ञानवर्धक हो। हम यही प्रार्थना करते हैं। हमारा ये पोर्टल, हमारा ये जूम, हमारी ये मीटिंग का पर्पस ही है कि हम ज्ञान का वर्धन कर सकें और एक दूसरे के साथ ज्ञान को बांटें, ताकि हम अ, कुछ जिंदगी में गेन कर पाए। एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है इस पे पूरा सेशन करूँगा, कि ये एक एक हम लोग अपने आप में कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं यू ओ इट टू योरसेल्फ। ठीक है? ये यू ओ इट टू योरसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हमको समझना पड़ेगा। हम परमात्मा ने हमको जो बताया है, हम उसको किस तरह समझते हैं या डिसाइफर करते हैं? हाउ डू वी अंडरस्टैंड? हमको कोई ऐसा तो है नहीं कि परमात्मा कान में आके फूँक के कुछ बोल जाता है, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो मत करो, ये तो है नहीं। हम तो नेचर को देख के, अपने माता-पिता से, गुरुओं से, अपने ग्रंथों से, आदर्श पुरुषों से, इन्हीं चीज़ों से सब कुछ सीखते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बड़ी अटपटी सी लगेगी सुनने में, लेकिन बड़ी बहुत ही सच बात है ये, कि क्यों है कि मनुष्य का, पशु का, हर चीज़ का जन्म बिल्कुल छोटी-सी अवस्था में होता है। एक अंडे में ही क्यों एक प्राणी का जन्म होता है, या मनुष्य के शरीर में से, जो वूम्ब में से जो बच्चा निकलता है, वो इतना छोटा-सा ही उसी शेप में ही निकलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये पहले बताया है कि सृष्टि के शुरू में धरती पुत्र हुआ करते थे। धरती में से ही जन्म लेते थे, माता-पिता के शरीर से नहीं जन्म लेते थे। और जब धरती पुत्र होते थे, वो एक सर्टेन एज को प्राप्त करके होते थे। एक सर्टेन एज को प्राप्त करके, 8, 9, 10 साल के होने के बाद या 12 साल के होने के बाद की एज में प्राप्त करके धरती के गोद में से निकलते थे। बिकॉज़ दे यूज्ड हैड टू बी self sufficient. They could not be have been dependent on their parents. They had to be self sufficient because there were no parents. There could have been a group of people, because एक साथ धरती पुत्र में से, धरती में से एक साथ 2, 4, 5,000 बच्चे जन्मे हों एक साथ, या 1 लाख जन्मे हों, जो भी है, मगर दे कुड हैव कंपेनियंस बट दे डिड नॉट हैव पेरेंट्स। तो धरती पुत्र जो परमात्मा ने जन्म दिए उस वक़्त, तो एक सर्टेन एज में लाके जन्म दिया। अब वो एज के जन्म को बंद करके अब एकदम छोटे फॉर्म में जन्म देना क्यों शुरू किया, और कैसे इसको समझा जाए? अभी भी तो परमात्मा ऐसा कर सकता है ना, कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी कर सकता है, कि परमात्मा के करने में तो कोई लिमिटेशंस और रोक है नहीं, कि ऐसा करे कि वो अभी भी बच्चे जो हैं वो सारे 10 साल के, 12 साल के ही जन्म लें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि जो ग्रोथ है ना, ये परमात्मा की सृष्टि का नियम है, ये उसकी इच्छा है। इस इच्छा को हमें समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि परमात्मा की इंटरनली मर्ज़ी क्या है। अगर वो हमको ग्रोथ देता है, एक कोई भी जाति का, कोई भी स्वजाति का जो जन्मता है बच्चा, वो ग्रो करता रहता है। कोई ऐसी योनियाँ होती हैं जो 1 आध 2, 3, 4 महीने के अंदर ग्रो करके अपने फुल साइज़ को पहुँच जाती हैं। कुछ हमारे जैसी योनियाँ होती हैं जिनको 18 से 20 साल लग जाते हैं ग्रो करने में, अपने साइज़ में पहुँचने में। कुछ ऐसी भी जातियाँ हैं जिनको 50-50 साल लग जाते हैं ग्रो करने में, और करते रहते हैं। जो ग्रोथ होती है ना, वो परमात्मा की सृष्टि का नियम है। तो इस चीज़ को मान के चलिए कि परमात्मा की मर्ज़ी है कि ग्रोथ हो, ठीक? यहाँ तक तो ठीक है ना? अब वो ग्रोथ क्या केवल फिज़िकल होनी चाहिए? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जैसे ही हमारी फिज़िकल ग्रोथ एक टाइम लिमिट पर आके स्टॉप करती है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एजुकेशनली ग्रो करना शुरू करते हैं। इस ग्रोथ को हमको रोकना नहीं है कभी भी, हम कभी रोक नहीं सकते। हम एजुकेशनली ग्रो करके अपने प्रोफेशंस को पिक करते हैं, फिर वो प्रोफेशन के अंदर हम अपनी एक्सपर्टीज़ स्थापित करने के लिए भी अपने आप को ग्रो करते रहते हैं, ठीक है ना? लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो भी हमारा बैकडोर या बैकग्राउंड पे चला जाता है, और बैकग्राउंड पे जाने के बाद या उसके साथ-साथ
हमको अपनी नॉलेज को ग्रो करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है। अब आप देखेंगे सृष्टि में परमात्मा ने ऐसे बहुत सारे लोग बनाए हैं जिनके पास धन धान्य बहुत होता है, पैसे होते हैं, उनको जीविका उपार्जन करने की चिंता नहीं होती। क्या करते हैं? क्या से ग्रो करते हैं? वो क्लब्स में जाते हैं, वो सोशल मीटिंग्स में जाते हैं, वो ट्रैवलिंग करते हैं, वो इसी तरह के सारे काम करते रहते हैं। तो ये भी ठीक है, एक तरह की ग्रोथ है, ये भी एक तरह की ग्रोथ है, लेकिन ये नॉलेज की ग्रोथ नहीं है। ये आपको उस किस्म का मनुष्य नहीं बनाएगी, जो कि कहा जा सके कि परमात्मा ने जैसे मनुष्य को दिया है ज्ञान, कि तुम ज्ञान प्राप्त करो। ये ज्ञान प्राप्ति वाला नहीं है, ये सारा का सारा कहा जाए तो अविद्या के सर्कल में ही आ जाता है। मतलब प्राकृतिक विद्याएं हैं सारी, या प्राकृतिक एक्टिविटीज हैं सारी, जिसी को करने के लिए सारे के सारे लोग इकट्ठे होके करते रहते हैं। तो ये चीज हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो परमात्मा ने हमको ज्ञान के लिए इंसाइट किया है कि तुमको ये करना है, ये ग्रोथ परमात्मा का नियम है, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी मर्जी है। तो हमको ग्रो करना है, हमको अपने नॉलेज को ग्रो करना है, हमको विद्या को ग्रो करना है। हमने अविद्या पे बहुत ध्यान दे दिया है, बहुत सारा जीवन हम अविद्या के ऊपर ही चलाते। जितनी प्राकृतिक ज्ञान है, प्राकृतिक विद्याएं हैं, सारी के ऊपर हमने अपना सारा जीवन लगाया है। अभी भी बहुत सारा हमारा दिन का जो दिनचर्या है, दिन का काम है, उसी पे चलता है। ठीक है ना? लेकिन विद्या की तरफ ग्रो करना, ये परमात्मा का नियम है, ये परमात्मा की इच्छा है। सो एज आई सेड, यू ओ इट टू योरसेल्फ। ये हर इंसान ओ करता है अपने लिए। मौका किसी किसी को मिलता है, सौभाग्य मनुष्य होता है जिसको ये मौका मिलता है। बहुत सौभाग्यशाली मनुष्य होता है जिसको ये मौका मिलता है और जो इस पर आगे बढ़ पाता है। वरना वरना संसार में जितने 7 करोड़ इंसान जो जी रहे हैं, उसमें से आप देख लीजिए, चुनकर हैंडफुल लोग होंगे, शायद उंगलियों पे गिन सकें या नंबर्स में गिन सकें लोगों को, जो इस चीज को उठा के, लाभ को उठा के और इस पर रियली इस पर आगे बढ़ते हैं। यही हमारा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को समझिए, इस सौभाग्य को चेताइए, अपने बंधुओं में, अपने आसपास के लोगों में, अपनी फैमिलीज में, अपने जान पहचान के लोगों में चेताइए कि यू ओ इट टू योरसेल्फ, यू ओ इट टू योरसेल्फ। ग्रो विद अस, लेट अस ग्रो एंड ग्रो विद अस, सो दैट वी बिकम बेटर एट बेसिक्स। जो हमारा बेसिक्स है, हमारी जो आत्माएं हैं, वो बेटर हो सकें और हम नेक्स्ट से नेक्स्ट जन्म तक, उसके अगले जन्म तक हम इस सृष्टि में से मुक्ति पा सकें, इस प्रकृति के चक्र में से बाहर निकल सके। ये मेरे एक दिमाग में बात घूम रही थी, तो मैं करना चाह रहा था कुछ देर से, क्योंकि ये एक परमात्मा का नियम है और इसको फॉलो करना चाहिए। अब मैं बिफोर वी स्टार्ट, हमने आज पंचकोशों पे बात करनी है। बहुत लंबा डिस्कशन नहीं है पंचकोशों पर, मैं समझा दूंगा आपको, आज और कल के अंदर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आज शुरू में ही 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो अब मैं दोनों प्रश्नों पे आता हूँ। पहला प्रश्न युक्ता जी का है, तो युक्ता जी से बात करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न अरुणा जी का है, तो अरुणा जी से बात करेंगे। उसके बाद हम पंचकोशों पे स्टार्ट करेंगे। तो युक्ता जी, आप प्रश्न पूछिए। दोनों वैलिड प्रश्न है, इसलिए मैंने लेट के लिए रखे थे कि जब सब आ जाएंगे मीटिंग में तब शुरू करेंगे। जी युक्ता जी। जी, पीयूष जी, धन्यवाद। मेरा प्रश्न है कि हमने पीछे जैसे आपने बताया था और कहा था कि सूक्ष्म शरीर में आत्मा जो है वो ग्रहण कर लेती है अंतरिक्ष में और उसमें वो अ, चित्त है, अहंकार है, बुद्धि है। तो वो जो अहंकार है, वो क्या चीज़ है? कि जैसे हम 5 विषयों के बारे में बात करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो कि ईगो है। तो अब जहाँ आपने ये बात की अहंकार की, ये ईगो है या ये सिर्फ अहम है कि अस्तित्व है कि मैं हूँ, मैं जीव हूँ या मेरा अस्तित्व है? तो ये क्या अहंकार को आप कैसे बताएँगे? मतलब क्या फ़र्क है इसमें? बेसिकली जो अहंकार होता है, वो दोनों चीजें हैं जो आप दोनों एक्सक्यूज समझते मी, एक्सक्यूज मी, हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ एक घटना घड़ी है। ऊपर से एक आदमी गिरा है। हम 911 को कॉल कर रहे हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी। अच्छा, आप मतलब अभी आउट जग निकल रही हैं बाहर मीटिंग से?
मैं हूँ, लेकिन थोड़ी मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकूंगी। मैं 911 को कॉल कर रही हूँ। कुछ अच्छा, ठीक एक्सीडेंट। ठीक है। आपकी बिल्डिंग में कोई गिर गया ऊपर से? हाँ हाँ हाँ, हमारी ओहो, 12th फ्लोरेड बिल्डिंग है अच्छा और अच्छा, अभी एक आदमी नीचे गिरा। आई एम वरीड अबाउट, माय सन इज कॉलिंग 911। ठीक है, ओके ओके, नो वरीज। ओके। तो युक्ता जी, ये दोनों बातें हैं। ईगो जो होती है उसमें ये दोनों चीजें आ जाती हैं। जो ईगो का बेसिक होता है ना, वो सर्वाइवल का ईगो होता है। वो मैं हूं, बस दैट इज इट। अब कोई भी जो चीज है, कोई भी प्राणी जो बच्चा जन्म लेता है, जब वो सरवाइव करना चाहता है, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है, कोई भी कीड़ा होता है, कोई भी पंछी होता है, कोई भी एनिमल होता है, वो जन्म लेते ही सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है कि मुझे जीना है। ये जो मुझे जीना है का सर्वाइवल है, ये मुझे जीना है का सर्वाइवल बेसिक अहंकार की क्वालिटी है। ये बेसिक ईगो की क्वालिटी है। ये है ईगो। उसके ऊपर जो बाकी का अहंकार है, वो हम प्रकृति से बोरो करके ग्रो करते रहते हैं। सारा का सारा प्राकृतिक है। ये चारों चीजें जो हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये सब प्रकृति से बोरोड है। पूरा सूक्ष्म शरीर जो है, उसमें ये चारों चीजें जो हैं, जिसको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, ये प्रकृति से बोरोड है। ये हम प्रकृति से बोरो करते हैं। और प्रकृति से बोरो करके, क्योंकि हमारे अंदर कितना कोशंट या प्रपोर्शन ऑफ मन है, कितना बुद्धि है, कितना हमारा चित्त है, ये हर इंडिविजुअल के ऊपर अलग 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 डिपेंड करता है। उसके ऊपर हम फिर अहंकार को बिल्ड करना शुरू करते हैं। अगर आप छोटे बच्चों में देखेंगे, कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अहंकार से पैदा होते हैं। उनमें जन्म से ही बड़ा अहंकार होता है, अहंकारी बच्चे होते हैं। वो उनका पिछले जन्मों का संस्कार है जो कि चल रहा है। मगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें अहंकार ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो पुराने जन्मों के अहंकार उतने स्ट्रांग नहीं थे, या उतना वो नहीं था, वो वॉश आउट हो गया या क्लीन आउट हो गया। फिर वो जब जन्म लेते हैं तो एक एक करके उनको ये सोसाइटी, उनके माँ बाप, उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स ये समझाते हैं कि अरे यू आर ग्रेट, यू आर द ग्रेटेस्ट। फिर वो आस्ते 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 अहंकार डेवलप शुरू होता है। फिर उनकी ऐसी हालत हो जाती है कि आपको उनको मिलके लगता है कि उफ, कुछ साल पहले ये अलग इंसान था और आज अलग इंसान है, क्योंकि इतने ज्यादा इसके अंदर ईगो हो गई है। वो ईगो हम डेवलप करते हैं ग्रेजुअली। और ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ है, ये हर जगह है। ये मतलब सिर्फ अहंकार के साथ अटैच नहीं है। ये मन में भी है, बुद्धि में भी है, चित्त में भी है। चित्त के अंदर जो क्रोध और काम जमा हुए हुए हैं, वो पनप के बाहर आते हैं, क्योंकि वो हमारा मेमोरी बैंक है। उस मेमोरी बैंक में से ये निकल के बाहर आते हैं, और बाहर आके ही अपने आप को शो ऑफ कर देते हैं, कभी कभी इधर उधर, कभी कहीं भी। कहीं भी हमारी जब किसी भी एक अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है, तो हमारे अंदर से वो निकल के बाहर आ जाता है। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, सब कुछ। तो ये हमारे मन में भी होते हैं, बुद्धि में भी होते हैं, चित्त में तो होते ही हैं, और अहंकार में भी होते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि हर चीज के ऊपर कलर करती है। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं, ये तीनों गुणों से प्रभावित हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमोगुण से। इन तीनों गुणों से प्रभावित हैं, और ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। तो हो सकता है कि जब सत्व गुण ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो ये सारी चीजें तभी रहेंगी थोड़ी सी, और उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। ठीक है। लेकिन जैसे ही रजस गुण ज्यादा आ जाएगा, तो क्या होगा? हो सकता है कामुकता ना आए, क्रोध ज्यादा आ जाएगा। हो सकता है लोभ ना ज्यादा आए, लेकिन अहंकार आएगा। लेकिन जैसे ही तमस गुण ज्यादा बढ़ेगा, तो चारों चीजें आ जाएंगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। तो ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों को ही इफेक्ट कर, सारे सारे के सारे अंतःकरण चतुष्टय को ये सब इफेक्ट करती हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति की चीजें हैं। ये प्रकृति की वस्तुएं हैं, प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, प्रकृति से हम बोरो करते हैं, और प्रकृति से बोरो करके इसको हम ग्रो करते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस। ठीक है। तो ये जो अहंकार है, ये
सूक्ष्म शरीर में आता है उस समय पहले, मतलब जब आत्मा का जन्म लेते हैं। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं ये बाद में धीरे-धीरे प्रकृति से आती हैं। नहीं, 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 नहीं। जब सूक्ष्म शरीर मिलता है तो चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार चारों मिलते हैं। हाँ, नहीं चारों मिलते हैं, लेकिन हाँ, बाकी जो काम, नहीं, क्रोध, काम, लोभ क्रोध, मोह, लोभ बाद में आते हैं। बाद में आते हैं। वो हम ये प्रकृति ये से भी वो हम प्रकृति ये से भी बोरो करते हैं। संस्कार हैं क्या? हाँ या जी, नहीं? हाँ ये जी। भी संस्कार हैं पुराने या नहीं? हाँ, बिल्कुल संस्कार भी हैं। संस्कार तो हैं ही, जो हमने संस्कार ही तो हैं जो हमारे चित्त के अंदर जाके जम जाते हैं ना। जब हमारे चित्त में ये जमेंगे, तभी तो ये हमको बार-बार पनप-पनप के दिखाएँगे कि अब मेरे को आप मेरे आँख के सामने कोई चीज़ आती है, मुझे इतनी लुभावनी लगती है कि मैं अटैच हो जाता हूँ। क्यों लगती है? क्योंकि वो पिछले जन्म के चित्त में मेरा वो बैंक में जमा हुआ है कि ऐसी चीज़ें तुमको अच्छी लगती हैं। ठीक? छोटे-छोटे जी, बच्चे होते हैं, बड़ा बढ़िया गाना गाने लग जाते हैं। ऐसा सुंदर गाना गाते हैं कि लगता है एकदम एक्सपर्ट की तरह गा रहे हैं। उनके चित्त में ये बैठा हुआ है कि पुराने स्किल्स जो थे वो बैठे हुए हैं। वो जैसे ही जन्म लेते हैं, वो स्किल दोबारा पनपने लग जाता है। बिल्कुल ठीक। जैसे अभी हम देखते हैं वो सारेगामा, लिटिल चैम्प्स, हाँ, जो वो भी है। छोटे-छोटे बच्चे कितना मतलब कि कितना अच्छा गाते हैं और कितनी नॉलेज है उनको संगीत के हाँ, बारे में। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो 3-4 साल की उम्र से तबला बहुत, ढोलक बहुत अच्छा बजाते हैं। हाँ जी, लेकिन वो वही है, उनके चित्त में वो बैठी हुई है चीज़। वो चित्त में कहाँ से बैठी है? पुराने जन्मों के संस्कारों से बैठी है। जो संस्कार बैठ गए हैं अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने चित्त के अंदर, वही उनको आगे जाकर अगले जन्मों में जहाँ उसको मौका मिलता है, जहाँ पनपते हैं, वो चीज़ आ जाती है। हो सकता है कि संस्कारों में और भी चीज़ें हों, लेकिन इस जन्म में इस चीज़ का मौका मिला, तो हमने ये चीज़ पनपा के आगे निकाल के दिखा दिया। अगले जन्म में कुछ और निकल आएगा जिसका संस्कार बैठा हुआ। संस्कार तो जन्मों के कितने संस्कार बैठे हुए हैं, कितने जन्म ले चुके हैं हम, तो सारे जो संस्कार बैठे हुए हैं। तो इसी तरह से जो काम, क्रोध, मोह और लोभ हैं, ये ग्रेजुअली हम डेवलप करते हैं, जैसे ही हमारे अंदर अंदर के संस्कार भी हैं और हम ऐड ऑन्स भी करते हैं बाहर से लेकर। नए-नए भी ऐड ऑन करते रहते हैं। अब इसमें जब सात्विकता आएगी, तब हमको ये समझ में आएगा कि हमने सात्विकता के हिसाब से इनको ऐड ऑन नहीं करना। जी, जब सात्विकता आएगी मनुष्य में, तो उसमें ये चीज़ आएगी कि हमने इसको ऐड ऑन नहीं करना। और जब वो ऐड ऑन बंद हो जाएगा, तो पुराने वाले जो होते हैं, वो आस्ते, 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 आस्ते क्षीण होते जाएँगे और खत्म होते जाएँगे। ठीक है? जी, हाँ जी। ठीक है, क्लैरिफ़ाई हुआ? धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू, ठीक है। धन्यवाद। और अरुणा जी आप हैं तो पूछिए, नहीं तो हम प्रोसीड करते हैं। है नहीं शायद अरुणा जी। ठीक है, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अपने म्यूट कर लीजिए सब और मैं स्टार्ट करता हूँ। वैसे पंचकोश भी अरुणा जी ने ही पूछा था, तो पंचकोश पे बात स्टार्ट कर लेते हैं। एनीवे, मैं अपने नोट्स में से पढ़ता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा आपको। ठीक है? पंचकोश क्या होता है? इसको बेसिकली पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर उसके बाद इसको मैं डिटेल में बताना शुरू करूँगा। पंचकोश अगर इंग्लिश में समझाया जाए तो इसको हम ऑरा सर्कल बोल सकते हैं। अब आज हम लोग सबको पता है कि ऑरा क्या होता है। हम सबको ये पता है कि हम सबके एक ऑरा क्रिएट होता है जिसको कि आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न साइंस में कहा जाता है कि ये एक मनुष्य का ऑरा ऐसा है। तो ये आदमी का ऑरा अच्छा है, ये बुरा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो हम लोग समझ लेते हैं आजकल। और बहुत सारी जगह में अब इन्होंने एक ऑरा कैमरास भी इन्वेंट किए हुए हैं जिससे कि मनुष्य के ऑरा की फोटोग्राफी ली जा सकती है। मैंने वो चित्रों को देखा हुआ है। आई हैव सीन दो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। वो चित्र दिख जाएँगे आपको कि ऑरा की कैमरा की फोटोग्राफी कैसे होती है। उस पर भी ये है कि रोज़ ही रोज़ डे बाय डे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, बढ़ रहा है। मतलब पहले एक थोड़ा-सा होता था, अब ज़्यादा हो गया, अब बड़ा हो गया, पहले 2 कलर्स दिखते थे, अब 4 कलर्स दिखने लगे, इस तरह का हो गया। मैं ऐसा भी जानता हूँ कि कुछ प्रोफ़ेशनल ऐसी कंपनीज़ होती हैं, जो कि ऑरा कैमराज़ को फिट करके मनुष्यों के, अपने कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ लिया करती हैं। वो उसको देखती हैं कि इस इंसान का या इस न कैंडिडेट का ऑरा कैसा है और वो ऑरा को देखकर ही ये डिसाइड करती हैं कि हमने ये कैंडिडेट को लेना है या नहीं लेना है। तो ऑरा
कि ये इंपॉर्टेंस है। अब ऑरा में क्या होता है कि यहां पर तो ये समझा जाता है कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑरा में दिखती हैं, कि इसका नेचर क्या है, कैसा है ये इंसान, प्रोग्रेसिव है, नहीं है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये सब कुछ दिखता है उसके ऑरा में। उसकी एनालिसिस भी होती है और एनालिसिस करके वो डिसाइड करते हैं कि ये मनुष्य कैसा है, कैसा नहीं है। अब ये ऑरा, क्योंकि अगर हम इसको समझ सकते हैं और हमने इसको समझ लिया, तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के ऑरा को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि हमारे विचारधारा में, हमारी पुस्तकों में ये ऑरा क्या है। हम इसको पंचकोश के नाम से जानते हैं। पंचकोश क्या होते हैं, आइए उस पर डिसाइड करते हैं। पंचकोश 5 किस्म के कोश होते हैं। कोश सर्कल, ठीक है, जो ऑरा सर्कल है मनुष्य के आसपास, उसको हमने कोश कहा। कोश मतलब सर्कल्स। पंचकोश 5 तरह के कोश होते हैं। ये ऑरा वाले फोटोग्राफी करने वाले भी जानते हैं कि अल्टीमेटली 5 होते हैं। वो वहां तक अभी पहुंचे नहीं है, 2 या 3 तक ही आए हैं, उसी की वो कलर्स की एनालिसिस करते रहते हैं। लेकिन हमारे पास हमने 5 कोश समझाए हुए हैं। इन 5 कोशों को समझते हैं कि क्या होता है। अब मैं 5 कोशों को समझाने के लिए जो मेरे नोट्स हैं, मैं एक बार उसको पढ़ता हूं, फिर इनको इन डिटेल आपको समझाऊंगा। 5 कोशों का नाम है विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश। ठीक है, ये 5 कोशों का नाम है। 5 को समझाता हूं आपको। जो जीवात्मा होता है वो अंदर आनंदमय कोश में रहता है। जो जीवात्मा होता है वो अपने अंदर आनंदमय कोश में रहता है। सब क्रियाएं दूर अन्नमय कोश में हो रही होती हैं। जो एक्टिविटीज हैं वो सारी दूर अन्नमय कोश हो रही होती है, और इनके बीच में 3 अन्य कोश, अलग कोश भी हैं। तो वो हैं विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय। आइए अब इनको समझना शुरू करते हैं। अन्नमय कोश जो होता है वो त्वचा, हमारे स्किन से लेकर हमारी अस्थि, हड्डियों तक स्थित होता है। ये सारा पोषण जो है ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश इसलिए है क्योंकि ये अन्न से बना है, ये फूड से बना है। अन्न जो हम खाते हैं, प्राप्त करते हैं, उससे बना है। ये हमारा इमीडिएट सर्कल है जो कि आत्मा के बाहर है, जिसको कि आत्मा ने अडॉप्ट, वो सर्कल बनाया है अपनी चारों तरफ, जहां पर की आत्मा रहती है, उसका कोश, उसका सर्कल बनाया है। तो ये सर्कल है अन्नमय सर्कल, जो कि वो अन्न से बनाती है। अन्नमय सर्कल जो कि सृष्टि से प्राप्त है, पर प्रकृति से प्राप्त है, क्योंकि हम फूड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो हर चीज जो फूड से बनती है हमारे अंदर, वो सारी की सारी अन्नमय कोश कहलाती है। ठीक है ना, ये हो गया अन्नमय कोश। सेकंड, नंबर 2 होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश, प्राणमय कोश वो होता है जहां पर प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 प्राण अंदर बाहर जाने का काम जो करते हैं, और नाभि में, इधर उधर, कंठ में, जहां भी काम करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, इन प्राणों का जो कोश है वो बनता है प्राणमय कोश। मनुष्य, हर प्राणी के अंदर अन्न के बाद नंबर 2 अंदर प्राण का काम होता है। शरीर के अंदर दूसरा काम प्राणों का होता है। जो प्राणमय कोश है वो मनुष्य की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे अन्नमय कोश करता है। अन्नमय कोश मनुष्य के फूड इनटेक से इन्फ्लुएंस होके बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। वो हर चीज को, जिसको कि फूड कंट्रोल करता है या फूड से लेने के बाद कंट्रोल होता है शरीर से, वो सब कुछ अन्नमय कोश में आता है। इसी तरह प्राणमय कोश बहुत चीजों को कंट्रोल करता है। इसका अगर मोटा एग्जाम्पल लिया जाए पहले, तो ये समझा जा सकता है कि हर प्राणी जो जीवित प्राणी है, हर प्राणी की सांस लेने की रिदम अलग होती है। ठीक है ना, कुत्ते को देख लीजिए वो कैसे प्राण लेता है, कछुए को देख लीजिए वो कैसे सांस लेता है, हाथी को देख लीजिए वो कैसे सांस लेता है, शेर को देखिए कि वो सांस कैसे लेता है। और इवेंचुअली अगर आप ह्यूमन बीइंग्स को देखेंगे, तो आपको हर ह्यूमन बीइंग में सांस लेने की जो
ट्यूनिंग या सिस्टम है वो अलग अलग समझ में आ जाएगी। आपको दिखेगा कि ये मनुष्य इस तरह सांस लेता है, ये मनुष्य इस तरह सांस लेता है, सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये जो है फर्क, ये हमारे प्राणमय कोश को से इन्फ्लुएंस होता है। तो प्राणमय कोश क्या है? सेकंड सर्कल इनसाइड दी बॉडी, जो कि स्किन के, हड्डियों के, अन्न के बाद नंबर 2 है, वो प्राणमय कोश है। हम उस प्राणमय कोश को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम ब्रीदिंग। हम ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो ब्रीदिंग से एनिमल्स भी करते हैं, एनिमल भी सांस के साथ अपने कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट ब्रीदिंग कभी करते हैं और एक्साइटेड ब्रीदिंग भी करते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग है, ये सारी की सारी प्राणों से कनेक्टेड होती है, चाहे वो उदान है, चाहे व्यान है, चाहे समान है, चाहे जो भी है। और 10 प्राण पूरे के पूरे प्राणमय कोश में आ जाते हैं। वो प्राणों से हमारा सर्टन कोश कंट्रोल होता है, वो प्राणमय कोश है। इसके बाद आ जाता है मनोमय कोश, नंबर 3। मनोमय कोश है हमारा मन। हमारा मन, हमारा अहंकार, हमारा वाक, जो हम बातें करते हैं, हमारे बाकी के जो कर्म के स्थान है, जिनको हम कंट्रोल करके जिनसे हम कर्म करवाते हैं, यानी कि जो ऐसे एक्टिविटीज जो कि हमारी फिजिकली, जिनको हम मन से कंट्रोल करते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं ये खाऊं, मेरी बुद्धि कर रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं खाऊं। मैं मन से जो चीजें कंट्रोल करता हूँ, बुद्धि नहीं। जो मैं मन चीज से जिस चीजों को कंट्रोल करता हूँ, वो सारी की सारी मनोमय कोश में आ जाती है, सारी एक्टिविटीज। ठीक है। इवन जो शरीर को हम यूज करते हैं जिस भी काम के लिए, गेम खेलने के लिए, कीड़ा करने के लिए, बच्चों को पैदा करने के लिए, जो भी हम काम के लिए यूज करते हैं अपने शरीर को, जो हम मन के द्वारा प्रेरित होकर करते हैं, वो मनोमय कोश है। तो जो हमारा तीसरा सर्कल शरीर में बैठता है, वो मनोमय कोश का बैठता है। चौथा सर्कल जो बैठता है, वो बैठता है विज्ञानमय कोश का। विज्ञानमय कोश जो है वो बुद्धि के द्वारा कंट्रोल्ड है। विज्ञानमय कोश बुद्धि, चित्त और नेत्र, जिह्वा, नासिका, इन सब चीजों से कंट्रोल होता है। और इसीलिए होता है क्योंकि जिस चीज में भी हम इंटेलेक्ट यूज करते हैं, या जो चीज हमको इंटेलेक्ट ग्रास्प करने में हेल्प करती है, ठीक है, बुद्धि, हमारे नेत्र जो होते हैं, जो हमारे कान होते हैं, जो हमारी सेंसरी नोज के ऑर्गन्स हैं, जो हमारी टंग है, जो हमारी त्वचा है, ये मतलब ज्ञान इंद्रियां। ये ज्ञान इंद्रियां जो हैं, ये हमको ज्ञान प्राप्त कराने में मदद करती हैं। और जो भी एक्टिविटीज हम व्यवहारिक जीवन में ज्ञान के थ्रू करते हैं, वो सारी की सारी विज्ञानमय कोश के अंदर आती है। तो चौथा कोश हमने आपको बताया, वो हो गया विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो कि ज्ञान के द्वारा बना है, लेकिन उसको विज्ञान में इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड ज्ञान है। वो ऐसे मोटा मोटी ज्ञान नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेटेड ज्ञान है। कॉन्सेंट्रेशन किस चीज का? अडेप्ट करने का और उसको यूज करने का। क्योंकि वो ऐसा ज्ञान नहीं है जो कि हमारी हर चीज को यूज कर सके, वो पर्टिकुलर कोई एक्टिविटीज को ही कंट्रोल करता है, इसलिए उसको विज्ञानमय कोश कहा गया है। सो चौथा कोश हमारा विज्ञानमय कोश है, जो हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल होके डेवलप होके चलता है। और पांचवा कोश है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश वो होता है जिसके अंदर जीवात्मा जीता है, या आत्मा जिसके अंदर बैठती है। प्रसन्नता, आनंद, और भी ज्यादा आनंद, परमात्मा से मिलने का कारण, प्रकृति को समझने का, उसके मूल को समझने का कारण, थोड़ा बहुत या अधिक अंश तक सुख की ऐसी प्राप्ति जो कि प्रकृति पर डिपेंडेंट नहीं होती, वो सब चीजें आनंदमय कोश में आती है। आनंदमय कोश कहा जाता है कि परमात्मा की तरह हमारे शरीर के एकदम इंटीरियर में बैठा रहता है। इंटीरियर के अंदर हमारा आनंदमय कोश है। अब इस पर यूं बात करते हैं कि हमने कोशों को तो समझ लिया कि क्या होते हैं 4-5 कोश, कम से कम कॉन्सेप्ट या नाम और डेफिनेशंस तो समझ लिया।
अब बात ये है कि जब आत्मा जो है जब वो एग्जिस्ट करता है, वो आनंदमय कोश में ही एग्जिस्ट करता है, वहीं से वो सारे काम करता है। तो आनंदमय कोश जब में बैठा हुआ जो आत्मा है, जब वो अपने साथ किसी शरीर में बैठता है आके, तो शरीर में बैठने में उसको सूक्ष्म शरीर अपने साथ लाने पड़ते हैं। तो सूक्ष्म शरीर को वो लेकर आ गया। अब इन सूक्ष्म शरीर की एक्टिविटीज करने के लिए उसको एक फिजिकल बॉडी मिलती है, एक शरीर मिलता है जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर मिलता है तो उसको इमीडिएटली अन्नमय कोश का काम लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसको शरीर को डेवलप करने के लिए अन्न खाना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। अब वो अन्न खाने का किस तरह का अन्न इनटेक कर रहा है, उसके ऊपर उसका अन्नमय कोश डेवलप होना शुरू होता है। अन्नमय कोश के साथ-साथ माँ के पेट में ही उसकी सांस चलनी शुरू हो जाती है, तो उसको प्राण भी मिल जाते हैं। तो अन्नमय कोश के साथ-साथ प्राणमय कोश भी स्टार्ट हो जाता है। बहुत छोटी-मोटी हद तक मनोमय कोश भी माँ के पेट में ही डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएँ होती हैं, वो अपनी माँ पर इम्पोज़ कर देता है। कई बार माँ जो होती है, वो ऐसी चीज़ें खाना चाहती है जिसने कभी खाया नहीं हो या जिसको आदत नहीं हो, लेकिन उसको दिल करता है कि मैं ये खाऊँ, क्योंकि उसके अंदर बच्चे का मन उस चीज़ का स्वाद लेने के लिए कर रहा है। तो वो अपनी इच्छा को माँ पे इम्पोज़ कर देता है। अब वो मनोमय कोश भी अंदर ही डेवलप हो जाता है। विज्ञानमय कोश बहुत माइन्यूट सेंस में कहा जाए तो हाँ, बिल्कुल डेवलप होता ही है, क्योंकि अंदर बच्चे को पता चल जाता है कि मैं रूम में हूँ, या उसको ये पता है कि मुझे जन्म लेना है, या कम से कम वो हाथ-पाँव हिलाना शुरू करता है। और आनंदमय कोश में तो आत्मा रहती ही है हमेशा, वहीं से तो सारा काम शुरू कर रही है। तो ये बिल्कुल ही जैसे ही शरीर धारण करता है कोई भी प्राणी, ये पाँचों के पाँचों कोश अपने काम में एक्टिविटीज में शुरू हो जाते हैं। अब इनका जो इन्फ्लुएंस सर्कल है, उस पर बात कर लेते हैं। अन्नमय कोश, जैसा मनुष्य अन्न खाएगा, वैसा उसका अन्न तैयार होगा, वैसा उसका शरीर तैयार होगा, वैसा ही उसको क्या कहा जाए, कलेवर बाहर का शरीर और बाहर की एक्टिविटीज और उससे इन्फ्लुएंस होके उसके अंदर की एक्टिविटीज के ऊपर काम चलेगा। मतलब शरीर के ऊपर उसने जैसा खाया, मन भी वैसा ही बनेगा, बुद्धि भी वैसी ही बननी शुरू हो जाएगी और अंदर भी वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं, उनकी ह्यूमन बीइंग्स की सांसें आप देखेंगे, जो ओवर ईट करते हैं उनकी सांस अलग तरह चलती है। कुछ लोग होते हैं जिनको ओवर ईट करने की आदत होती है, बहुत ज्यादा खाते हैं, उनकी सांस बिल्कुल अलग तरह चलती है। जो कम खाते हैं उनकी सांस अलग तरह चलती है। तो ये पक्का है कि अन्न के साथ प्राणमय कोश को भी इम्पैक्ट हो गया, उसी तरह मनोमय कोश को भी इम्पैक्ट होगा और विज्ञानमय को भी होगा, क्योंकि जैसा खाएगा मनुष्य, बुद्धि उसकी ऐसी बनेगी और वैसा ही सोच भी बनेगी और वैसा ही मन भी बनेगा। तो अन्नमय कोश जो है, वो स्ट्रेट अवे सबको इम्पैक्ट करना शुरू करता है। अन्नमय कोश 100% प्रकृति से ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्रकृति ही हमको फूड देती है और फूड के ऊपर ही पूरा का पूरा अन्न डिपेंड करता है, जो उसको कि हम अन्नमय कहते हैं। ठीक? तो ये अन्नमय कोश इन्फ्लुएंस करता है सारे के सारे हमारे सिस्टम को। अब जो इमीडिएट ऑरा की बात करते हैं, जो ऑरा कैमरास हैं, वो प्राइमरीली अन्नमय कोश को ही एनालाइज कर रही हैं इस वक्त। इसका मतलब ये है कि हम जैसा अन्न खाते हैं वो एक्सूड करता है हमारे चारों तरफ। ठीक? इसी को तो जानवर पहचानते और समझते हैं। जो कुत्ता आपके ऊपर भौंकना शुरू करता है, वो अन्नमय कोश का जो ऑरा निकल रहा होता है, उसी से देखकर वो समझ जाता है कि ये मनुष्य कैसा है। करेक्ट? और भी है। कुत्ता तो अगले 2 और भी कोशों को समझ जाता है। तो उसके ऊपर बात ये होती है कि ये कैमरास जो हैं इस वक़्त हमारा प्राइमरीली अन्नमय कोश के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। तो जिस तरह का मनुष्य फूड खाता है, जिस तरह का उसके अंदर कंजम्पशन है, उस तरह का उसका एटीट्यूड बन रहा है, उस तरह का उसका थिंकिंग बन रही है, इंटेलेक्ट बन रही है, इसी के ऊपर अन्नमय कोश पर ऑरा सर्कल्स जो हैं वो कैमरा में फोटोग्राफी करते हैं और एनालाइज करते हैं। ठीक? अगला जो प्राणमय कोश है, वो प्राणमय कोश के ऊपर भी किसी हद तक ऑरा कैमरास चलने शुरू हो गए हैं। प्राणमय कोश पर इस तरह चलने शुरू हो गए हैं कि
मनुष्य प्राणों से ही ये आइडेंटिफाई करता है कि ये शांत प्रकृति का है, चंचल प्रकृति का है, कैसा मनुष्य है। अब वो प्राणों से क्योंकि डिफाइन होकर समझ आ जाता है, तो ये कैमरास उस चीज को पकड़ लेते हैं कि मनुष्य के अंदर जो ऑरा सर्कल बन रहा है, सेकंड पार्ट, वो लाल रंग का है या ब्लू रंग का है, उत्तेजित है या शांत है, या इन बिटवीन कहीं पर है, या कितना इधर है कितना उधर है, वो प्राणों से पता चल जाता है। ठीक, तो ये प्राण जो हैं ये हमारे सारे कोशों को इफेक्ट करते हैं, हमारी थिंकिंग को, मन को, बुद्धि को, हर चीज को इफेक्ट करते हैं। अब मनोमय कोश जो है उस तक अभी तक ऑरा वाले नहीं पहुंचे हैं, अभी नहीं पहुंचे। मनोमय कोश जो है वो मन को कंट्रोल करता है, वो अंदर की डिजायर्स को, ह्यूमन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। विज्ञान में जो है वो उसकी इंटेलेक्ट को कंट्रोल करता है, बुद्धि की एप्लीकेबिलिटी को करता है और अडेप्टेबिलिटी को करता है। और फाइनली आनंदमय कोश है। अब जब मनुष्य का अन्नमय कोश अन्नमय कोश शुद्ध होगा, अच्छा होगा, प्राणमय कोश शांत होगा, अच्छा होगा, मनोमय कोश भी शांत होगा, अच्छा होगा, तो विज्ञानमय कोश सही दिशा में चलेगा, सही विद्या की, विज्ञान की, ज्ञान की दिशा में चलेगा, तो आनंदमय कोश पर इम्पैक्ट होगा। तो आनंदमय कोश में जो आनंद है वो ज्यादा होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आनंदमय कोश में ये सारी चीजें जमा होती जाती हैं, ये सब की सब चीजें जमा होती जाती हैं, जमा होकर ही वो आनंदमय कोश में आनंद क्रिएट करती है। जो नेगेटिव्स हैं वो आनंदमय कोश में जमा नहीं होते, वो नहीं होते, लेकिन वो आनंद को रिड्यूस जरूर कर देते हैं। अगर हमने पिछले जन्म में हमारा आनंदमय कोश कोई एक मार्क समझ लीजिए 10 पर था, और इस जन्म में हमने सारे ही शरीर के साथ, प्राणों के साथ, मन और बुद्धि के साथ नेगेटिव काम किए हुए हैं, तो अगले जन्म लेते तक हमारा वो आनंदमय कोश 10 से रिड्यूस करके 7 तक पहुंच चुका होगा। ये होता है। लेकिन लेकिन ये नहीं होता कि आनंद की जगह वहां पर दुख बैठ गया, ऐसा नहीं होता। वो आनंद कोश आनंदमय कोश ही है। अब वो आनंदमय कोश के अंदर पॉजिटिव चीजें बाकी अन्नमय की, प्राणमय की, मनोमय की, विज्ञानमय की जब जमा होती जाती हैं, तो वो आनंदमय कोश बढ़ता रहता है। जब वो आनंदमय कोश बढ़ता है, तो होता ये है कि जिन आत्माओं के अंदर आनंदमय कोश स्ट्रांग होता है, मैंने अभी 10 का यूज किया एग्जांपल, समझ लीजिए कि किसी में 12-14 है, तो जरूरी बात है कि वो जब जन्म लेगा तो सुखी आनंदमय मनुष्य होगा, और आनंदमय मनुष्य होने के कारण उसकी आत्मा जो है वो नेगेटिव चीजों को रिजेक्ट करने का उसके अंदर एक सिस्टम ऑलरेडी बैठा हुआ हो कि यार ये आई डोंट वांट दिस, ये मुझे पहले मैंने देखा हुआ है, मैंने इनको रिजेक्ट किया हुआ है, क्योंकि संस्कार में उसके होगा, पिछले जन्मों में उसने किया हुआ है। तो उसने पिछले जन्मों में भी इन सब चीजों को रिजेक्ट किया हुआ है, इनको बाहर फेंका हुआ है, तो उसको पता है कि ये मुझको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो क्या होगा, तो उसका अन्नमय कोश डिसेंट हो जाएगा, प्राणमय कोश बेटर हो जाएगा, मनोमय और विज्ञानमय तो होगा ही होगा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड है। तो होगा ये कि उसके अंदर आनंद की जमा या आनंद की डिग्री की जमा कुछ बेटर हो जाएगी। तो वो इस जन्म में जिसके साथ वो हमने फिगर यूज की थी, सपोज करिए 14 के साथ जन्म हुआ था, तो अब वो 16 पे पहुंच जाएगा, फिर अगला जन्म। अब ये जो है ना आनंदमय कोश, हम जन्मों की बात तो कर ही रहे हैं, यही किसी ना किसी लेवल तक जाके, नंबर तो खैर फिगरेटिव मैं यूं ही यूज कर रहा हूं, किसी ना किसी लेवल पर जाकर वो आनंदमय कोश जो है वो मनुष्य को इस चीज के लिए फोर्स करेगा कि भाई मुझे मुक्ति चाहिए, क्योंकि परम आनंद तो परमात्मा के पास है, और परमात्मा अंदर ही बैठा है, अंदर ही आत्मा के साथ परमात्मा बैठा हुआ है। जो अंदर बैठा है वो अंदर ही उसको पता चल जाएगा आत्मा को कि ये मेरे पास ही परमात्मा बैठा है, मैं आनंद को ढूंढ रहा हूँ, आनंद को जमा कर रहा हूँ, मुझको परमानंद की जरूरत है जो परमात्मा के पास है। तो फिर वो बाकी के सब कोशों को कंट्रोल करेगा, और बाकी के सब कोशों को कंट्रोल करके वो इमीडिएटली आनंद को और ज्यादा गैदर करके परमात्मा से मिलने का काम करेगा।
और जब ये ऐसा काम करेगा तो मनुष्य जो है वो अपनी बाकी सब एक्टिविटीज के साथ मोक्ष प्राप्ति की ओर चलना शुरू करेगा, क्योंकि उसको परमानंद की जरूरत है। तो मोक्ष प्राप्ति की ओर जब वो चलेगा तो उसका डिसिप्लिन्ड अन्नमय कोश, डिसिप्लिन्ड मनोमय कोश, डिसिप्लिन्ड प्राणमय कोश, डिसिप्लिन मनोमय कोश और डिसिप्लिन विज्ञानमय कोश सब उसी लाइन में, एक लाइन में आ जाएंगे। तो ये जब एक लाइन में आएंगे तो वो आनंद की प्राप्ति के लिए और भी आनंद और भी आनंद और भी आनंद, अल्टीमेटली परमानंद परमात्मा के पास। ये उसको पता है कि मेरे अंदर परमात्मा है और मुझको उसको आनंद को प्राप्त करना है। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं परीक्षाएं तो देता हूं, लेकिन जो मेरी परीक्षाओं में उत्तीर्ण बैठते हैं मैं फिर बाहें फैला के उनको गले लगा लेता हूं। तो उन बाहों को फैलाने के लिए और उन तक पहुंचने के लिए जो परीक्षाएं हैं, वो सारी की सारी परीक्षाएं पूरी करने के पश्चात हम उन बाहों की तरफ बढ़ रहे हैं या मेकर के साथ यूनाइट हो रहे हैं या परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमानेंट आनंद वहीं पर है, परमानंद वहीं पर है। तो ये आनंदमय कोश की एक्टिविटीज है। अब ऐसा बहुत जगह है कि आप नॉर्मल आदमी में देखेंगे कि उसका आनंद, उन सब का आनंदमय कोश जो होता है वो बहुत डल या बहुत सॉफ्ट होता है। वो ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक वस्तुओं में ही इन्वॉल्व होते हैं और प्राकृतिक वस्तुओं में इन्वॉल्व होने के कारण उनका अन्नमय कोश में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। ना वो खाने पीने में कोई डिसिप्लिन करते हैं, ना कोई और चीज में। उनके प्राणमय कोश में कोई डिसिप्लिन तो होता ही नहीं, प्राण तो चल ही रहे हैं, उसमें करने का क्या, कुछ नहीं करना। ठीक। मनोमय कोश बहुत ही नेगेटिव होता है, हर चीज के लिए लोभ, अहंकार, मोह सब होता है। और विज्ञान में कोश भी, बुद्धि भी अहंकार की भरी हुई होती है कि अहंकार ही चाहिए बस, मैं और मैं। तो ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ प्रकृति के जड़ पदार्थों से जुड़ा हुआ है। तो आनंद घटता जाता है और आत्मा जन्म मरण के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा फंसती जाती है। एक ही जन्म में मनुष्य ऐसे कर्म करता है, इतने सारे कर्म करता है कि उसके लिए अगले 25, 30, 50 रीबर्थ कंफर्म हो जाते हैं कि तुमने जो आज इस जन्म में काम किए हैं, 50 जन्म तो तुमको और लेने ही पड़ेंगे इन कर्मों को भुगतने के लिए। ये होता है। तो होता ये है कि मनुष्य लाखों लाखों जन्मों के चक्कर में फंसता ही जाता है, क्योंकि उसके ये चारों कोश डिसिप्लिन्ड नहीं है। और क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, वो इनको समझता नहीं है, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। परमात्मा तो अंदर से मैसेज देता ही देता है। परमात्मा जो अंदर बैठा है, जो आत्मा के साथ बैठा है, वो आत्मा को कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस भी करता है, प्रभावित भी करता है कॉन्स्टेंटली, कि ऐसा बुरा काम नहीं करो, ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत सोचो, ये बुद्धि में मत लाओ। ये हर वक्त प्रेरणा करता रहता है। ये दूसरी बात है कि हमारी जो सोच होती है, विज्ञान में कोश जो होता है, वो इन सब चीजों को दबा के छोड़ देता है और कहता है नहीं, आई एम द सुपीरियर। मैंने अपने आनंद में कोश की बात नहीं सुननी है, मैं ज्यादा सुपीरियर हूँ। और विज्ञान में कोश जो है, मनोमय कोश जो है, ये सब कुछ को कंट्रोल करने लग जाते हैं। होता यही है। तो ये जो है हमारे 5 कोश, ये 5 कोशों की एक्टिविटी और 5 कोशों के इन्फ्लुएंस सर्कल्स इस तरह बनते हैं। अब कोई कोशों पे सवाल पूछना हो तो जरूर पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करूंगा। एंड आई होप कि मैंने ये समझा दिया है। ये 5 कोश हर प्राणी में होते हैं, हर प्राणी में, हर एक शरीर के साथ इनका जन्म होता है, हर प्राणी में होते हैं। कुछ जो होते हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक। एनिमल्स में भी ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी योनि तो एक है, लेकिन उनके नेचर में फर्क होता है। एनिमल के नेचर में फर्क होता है। 2 किस्म के शेर एक ही किस्म के नेचर के नहीं होते, 2 कुत्ते एक किस्म के नेचर के नहीं होते। उनमें तो योनियां बनी ही इसीलिए होती हैं। कुत्तों की जो जातियां योनियां बनी हुई हैं, कोई 100 से ऊपर योनियां हैं उनकी। तो सारी योनियां ही इस तरह बनी है कि कौन सी शांत योनि है, कौन सी अशांत योनि है, कौन सी बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, कौन सी नहीं है, इस तरह बनी हुई। तो उनका भी उस तरह से जन्म होता है आत्माओं का। और वो आत्माएं भी उन जन्मों के हिसाब से ही अपने कोशों को कभी कभी कंट्रोल कर पाती हैं।
ठीक, एग्रेसिव होकर, शांत होकर कंट्रोल कर पाती है। अब ये मैंने आपसे बताया था कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांचों कोशों का जो ऑरा सर्कल है, ये पांचों कोशों के ऑरा सर्कल को दूसरे जानवर भाप लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कुत्ता तो बड़ी जल्दी समझ लेता है। जो कुत्ता है वो किसी भी इंसान को देखता है तो इन चारों ऑरा सर्कल्स को, पांचों ऑरा सर्कल्स को वो समझ लेता है कि ये इंसान कैसा इंसान है। अगर ये मुझसे भय पा रहा है, मुझसे डर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके मन में कहीं ना कहीं खोट है, और जो खोट है वो खोट ही मुझको डरा रहा है, इसको डरा रहा है कि ये खोट इसका ये है कि मुझको भय लग रहा है। और जैसे ही खोट भय दिलाएगा, ठीक, वैसे ही बाहर अन्नमय कोश में, त्वचा में से हल्का हल्का स्वेट निकलना शुरू हो जाएगा, डर का स्वेट। वो डर का जो पसीना होता है वो इमीडिएटली कुत्ता उसको स्मेल करता है, और जैसे ही वो उसको स्मेल करता है, हमको आपको पता भी नहीं चलता कि पसीना निकला हुआ है, और जैसे ही वो इसको स्मेल करता है, वो खड़ा होके भौंकने लग जाएगा। उसको पता है कि ये मनुष्य के अंदर खोट है, गलत है, इसकी इंटेंशन में कुछ गलत है, चोरी करने आया है, गलत काम करने आया है, गलत इंसान है, खराब मनुष्य है, मन में खोट है, झूठ बोलता है, डायरेक्ट नहीं, कुछ भी है, वट एवर इट इज, खोट है। और जैसे ही वो खोट को एनालाइज करेगा, वो समझ जाएगा। मगर इसका विपरीत देखिए, इसका विपरीत ये होगा कि जिसका भी आनंदमय से लेकर अन्नमय को शांत होगा, सिंपल होगा, कुत्ता उसको अटैक नहीं करेगा। कुत्ता ना उसके ऊपर भौंकेगा, ना अटैक करेगा। ठीक है ना? ये हमको सबको पता है। अब ये क्योंकि हमको ये पता है, तो हम डॉग के एग्जाम्पल को तो यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम जानवर ऐसे होते हैं जो जानवर इन चीजों को समझ सकते हैं, और समझकर इसके ऊपर उनका व्यवहार, एक्टिविटीज होती है, मनुष्य के साथ इंटरेक्शंस होती हैं, एक दूसरे के साथ भी होती हैं। जो जानवर दूसरे जानवर के कोशों को भी समझ सकते हैं, और समझकर उनके हिसाब से ही उनकी एक्टिविटीज होती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस विद ईच अदर इन द सेम जाति एंड द डिफरेंट जाति, एक शेर की दूसरे शेर के साथ, या शेर की गीदड़ के साथ, या भालू की कुत्ते के साथ, ये इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। वो भी एक दूसरे के ऑरास को पहचानते हैं और समझते हैं। तो ये कोशों का काम है, इस तरह से कोशों का काम होता है, ये हमारे अंदर कोश का काम है। हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि अपने आनंदमय कोश को सर्च करिए, उसके अंदर तक सर्च को बैठाइए कि मेरे अंदर जो आनंद है वो क्या चाहता है, कितना आनंद है, मैं कितना लेवल पर हूं और कितना मुझे और चाहिए। और उसके लिए क्या है, मुझे अपने अन्नमय कोश को डिसिप्लिन करना है। प्राणमय कोश से हमको सारे बाकी चीजों से को डिसिप्लिन करना है, क्योंकि प्राण हमारे पास एक टूल अवेलेबल है जिससे कि हम डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो प्राण क्योंकि वो टूल अवेलेबल है और हम डिसिप्लिन कर सकते हैं, तो लेट अस डू इट। उसी के साथ हम मनोमय और विज्ञानमय कोश को भी डिसिप्लिन करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे लाएंगे। तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन पे लाएंगे, इन सब चीजों का जमा, क्रेडिट हमारे आनंदमय कोश में होने लग जाएगा, और आनंदमय कोश में जमा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो जो इस जन्म में जन्मा होगा, अगले जन्म में हमको उसका बेनिफिट पक्का मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मुझे नहीं पता कि मेरा अगला ही जन्म मुक्ति दिला देगा, या मेरे को इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, या मुझे और 5 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने पकड़ ली है, मैंने ट्रैक पकड़ ली है, उस ट्रैक पे चलता रहूंगा, तो मेरा आनंदमय कोश मुझे लीड करता जाएगा हाउ टू डू इट। तो ये हमारे ऑरा सर्कल्स बनते हैं, जिन ऑरा सर्कल्स की हम बात किया करते हैं, और ये हमारे कोश बनते हैं जिनसे कि हमारा सारा कुछ एक्टिविटीज, थिंकिंग, माइंड, सब कुछ इसी चीज से इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। अगर हमारे इन्फ्लुएंस सर्कल को हम कंसंट्रेट करके आनंदमय कोश पर ही डाल देते हैं कि मुझे अपनी आत्मा और परमात्मा की ही बात सुननी है, तो वो इन्फ्लुएंस अच्छा होता है, साधुवाद होता है, सात्विक होता है, आनंदमय होता है।
हम नहीं करते हैं तो वो प्रकृति से इन्फ्लुएंस होने लग जाता है, फिर हम प्रकृति को पकड़ लेते हैं। एक तरफ परमात्मा, दूसरी तरफ प्रकृति, दो ही तो ऑप्शंस होते हैं मनुष्य के पास या आत्मा के पास। तो अगर हम प्रकृति को पकड़ लेते हैं, फिर वो प्रकृति से इन्फ्लुएंस होकर शुरू हो जाती है सारी बात। फिर प्रकृति का इन्फ्लुएंस तो हर एक चीज में दुख और नेगेटिव देने वाला ही है, उससे तो कुछ और बेटर होने वाला नहीं। तो ये होता है हमारे कोशों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर, हमारी एक्टिविटीज पर। आई होप कि मैंने 5 कोशों की एक्टिविटीज को ठीक से समझाया है। इस पर मैं कुछ बात कल भी करूंगा, लेकिन आज अब इस पर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे को। कोशों के सब्जेक्ट को तो वैसे अरुणा जी ने उठाया था, अरुणा जी शायद नहीं है, अब चली गई है, तो उनसे फिर कल बात सर मैं करेंगे। हूँ, सर मैं हूँ। अच्छा, आप हैं, तो अगर आपने सुनी है पूरी बात तो पूछ लीजिए जो पूछना हो। पूरी बात तो मैंने सुनी, लेकिन मुझे एक शायद मैं मिस कर गई कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो कोश है इनका हम मेडिटेशन में फोकस कर सकते हैं, जैसे हम चक्र के ऊपर फोकस करते हैं, क्या उसी तरह से कोश के बिल्कुल ऊपर फोकस कर सकते हैं? 100%, 100%। देखिए, इवेंचुअली जब आप मेडिटेशन करती हैं तो क्या होता है, आप हर एक चीज को शांत कर लेती हैं। आप अपने विज्ञान में कोश को, बुद्धि को शांत करती हैं। आप प्राणों से हेल्प लेकर शांति प्राप्त करती हैं। शरीर भी शांत हो जाता है और मन भी शांत हो जाता है। तो जब ये सब वस्तुएं शांत हो जाती हैं तो इवेंचुअली मेडिटेशन का पर्पस होता है अपनी आत्मा के साथ जुड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो जब ये सारी की सारी एक्टिविटीज आप करेंगी तो ऑब्वियसली आपका आनंद का कोशेंट बढ़ेगा। तभी तो कोई भी जो मेडिटेशन करता है, जो भी इंसान रियली मेडिटेशन करता है, वो आपको यही कहेगा कि बहुत परम सुख मिला। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि मेडिटेट करके मेरे को बहुत गुस्सा आ गया या मैं बहुत दूसरी तरह से हो गया, या कोई नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं उसमें, कुछ नेगेटिव नहीं है उसमें। मेडिटेशन के अंदर तो यही है कि मुझको आनंद प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो जब मेडिटेशन के अंदर आनंद ही है तो ऑब्वियसली मेडिटेशन के द्वारा इसके अंदर वृद्धि होती है, हम इसमें जोड़ सकते हैं, ऐड करते हैं। तो जब हम ऐड करते हैं तो बस वही है कि हम आनंद को ऐड कर रहे हैं और हमारा मेडिटेशन हमको हेल्प करता है इवेंचुअली। तो जैसा मैंने मेरे मेडिटेशन में समझाया था, अभी मैंने कोशों पे जैसे समझाया है, जैसे भी इवेंचुअली हम कोशों के अंदर आनंद को ऐड करना चाहेंगे तो हमको मेडिटेशन का पाथ फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, नॉन मेडिटेटिव भी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिससे हम आनंद प्राप्त करते हैं, मगर उसके बाद भी वो सारी की सारी जो बाकी 4 कोशें हैं वो तो सब बिल्कुल शांत होकर पॉजिटिव हो जाएंगी, सात्विक हो जाएंगी, तभी आनंद प्राप्त होगा। फिर वो मनुष्य हो सकता है कभी मेडिटेशन में ना भी बैठे तो भी उसकी सात्विकता तो आएगी उसके अंदर, तभी उसके अंदर आनंद प्राप्त होगा। तो मेडिटेशन तो हेल्प करती ही है बिल्कुल, इफ दैट इज अ क्वेश्चन। आई अंडरस्टूड, थैंक यू। और उसके लिए जो आपने चक्र के फोकस की प्रोसीजर बताई कि इनहेल करके अंतर कुंभक या एक्सहेल करके बाह्य कुंभक और फोकस करने का, तो सेम प्रोसीजर कैन बी फॉलोड हियर यस, फॉर बोथ? बिकॉज इवेंचुअली जब आप अपने मन को, विज्ञान को, ज्ञान को, शरीर को शांत करना चाहते हैं तो आप वही प्राणों की प्रक्रिया ही करेंगे, प्राणों द्वारा ही शांत करेंगे ना। सब जगह कहते हैं ना, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स, यस। वो प्राणों के द्वारा ही करते हैं। तो वो प्राणों के द्वारा ही प्रक्रिया होती है सारी की सारी, वही उसी से हम कोशों को भी कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, थैंक जी। यू, धन्यवाद। तो आपने शुरू में अरुणा जी एक प्रश्न और पूछा था, वो भी पूछ लीजिए आप। हाँ, मेरा सवाल ये था कि माइंडफुलनेस होना या जिंदगी की एक्टिविटीज माइंडफुलनेस से करना, ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं है। नहीं, क्या माइंडफुलनेस वही है कि बुद्धि लगा के, इंटेलेक्ट लगा के काम करिए, माइंड को इंटेलेक्ट के साथ जोड़ के काम करिए, माइंड को भटकने मत दीजिए। जब मन भटकता है तो माइंडफुलनेस नहीं होती, वो माइंडलेसनेस हो जाती है। तो माइंडफुलनेस तभी होती है जब माइंड बुद्धि के साथ कॉन्शियसली काम करता है, बस वही माइंडफुलनेस है। मतलब ध्यान से काम करो, जरा मन लगा के, जिसको हम कहते हैं मन लगा के करो काम। मन बुद्धि से एक साथ, हम ऐसा तो कहते नहीं कि बुद्धि से काम करो मन से मत करो, ऐसा तो हम कहते नहीं है। हम कहते हैं मन लगा के काम करो, मतलब है कि मन को बुद्धि के साथ लगा के काम करो, ठीक है ना। थैंक यू। जी, युक्ता जी कुछ पूछेंगी? नहीं,
बस ठीक है, बस समझ में आ गया। और माइंडफुलनेस वो इसीलिए वो कहते हैं ना, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसी पर ही ध्यान दीजिए, उसी पर मतलब यही जैसे आपने कहा कि मन को भटकने नहीं दें, बिल्कुल तो जो भी काम कर रहे हैं उसी पर ही ध्यान दें। तो बी इन प्रेजेंट मोमेंट इज द माइंडफुलनेस, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हाँ जी। बात है, बिल्कुल ठीक बात है जी। अब और कोई प्रश्न है आप कोशों के बारे में? नहीं, कोशों अन्नमय कोश जैसे है, आप बता रहे थे कि जैसा हम अन्न खाते हैं तो नेचुरली वो उसी वैसा ही असर होगा उस पे। और उसमें ये भी तो है, हो सकता है ना कि जैसे हम बाहर से खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, किसने किस भाव से बनाया है या किस भाव से सर्व किया है, उसका भी असर होता है ना। जी, अब कि आपने कहीं हम डी जाते हैं किसी के यहाँ तो बिल्कुल, खाना मतलब ऐसा लगता है कि भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि आप। हो सकता है बिल्कुल, जिस भाव बिल्कुल, से बनाया है या जिस भाव बिल्कुल से ठीक बोल खिलाया रही हैं। गया है। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। अगर सेंसिटिविटीज़ इंसान में सेंसिटिव इंसान जो होता है, वो देख के या समझ के समझ जाता है कि मुझे ये खाना कैसे दिया जा रहा है, किस भाव से खाऊँ या नहीं खाऊँ। हम्म, ऐसा कई बार होता है कि मनुष्य खाने खाने का दिल ही नहीं करता, वो खाता ही नहीं है। दिल नहीं करता। हाँ जी। बिल्कुल, होता है ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ता है। और बताइए कोई और प्रश्न हो तो पूछिए? बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और आज कोश के ऊपर प्रश्न है? तो कल पंचकोशों पे फिर कैरी ऑन करेंगे बात को। बहुत थोड़ा-सा अच्छा और पीयूष जी, आपने थोड़ा-सा कोशों पे बहुत अच्छा ही समझाया। अच्छा, अगर समझ आ गया तो अच्छी तरह तो बहुत अच्छी बिल्कुल, बात, बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो मेरा काम हो गया बस। हाँ, युक्ता जी की ये बात समझ में आई कि जैसी भावना से, किस भावना से आपको अन्न खिलाया जा रहा है, वो बहुत इफ़ेक्ट करता है मन पे। वो करता है इफ़ेक्ट बहुत। अपने परिवार में भी करता है, आप घर में भी परिवार में करता भी है, कोई बाहर खिला बाहर रहा भी है बाहर आपको, भी करता है, हाँ, बहुत बाहर भी फ़र्क करता पड़ता है इससे। है। हाँ, और अक्सर तो ऐसा मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि अगर मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज करके मुझे पता है कि समबडी इज़ गिविंग इट टू मी एंड नॉट विथ वेरी गुड फीलिंग्स, मगर मैंने भद्रता के कारण या कोई भी फ़ॉर्मेलिटी के कारण खा लिया है, तो उसके बाद शरीर खराब हो जाता है, सही बात है, तबीयत खराब हो करेक्ट। जाती है। हुँ, ये भी मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ। हाँ हाँ जी, मैंने भी मेरे साथ भी हुआ नोटिस है किया। बहुत बार। हाँ, सभी के साथ हाँ, होता होगा ये, सभी के हाँ, हाँ, साथ। सभी के बिल्कुल। साथ ही होता है। हमने भी नोट किया है कि कहीं बाहर का खाना खाएं तो ऐसा लगता है कि पेट खराब हो गया या मन खराब हो गया या कुछ तबीयत खराब हो गई बाहर का खाना खाने नहीं, से। बाहर के खाने में तो इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जितना अपने लोगों से खा के इफ़ेक्ट पड़ता है इस बात का। हाँ, ठीक है। बाहर तो हम पैसे दे रहे हैं और खा रहे हैं, हाँ, और सर्व करने वाला वैसे ही कर रहा है जैसे सबको करता है, जैसे सबको करता इसीलिए है। उसका फ़र्क घर नहीं। में आपको किस भाव से, किस भावना से खिला रहे हैं, वो बहुत इफ़ेक्ट करता है, हाँ, बिल्कुल, ठीक बात है। घर में भी और परिचित लोगों में भी, परिचित लोगों में भी। जान-पहचान में भी और बाकी जगहों कोई कहता है कि कहाँ ये आ गए हैं ज़बरदस्ती के, में। हाँ, खिलाना पड़ बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल, समझ बिल्कुल, में आ जाता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं हमारे को। हम इसी हाँ, सेंसिटिविटीज़ की ही बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने तो सिर्फ़ कुत्ते का एग्ज़ाम्पल यूज़ किया था बिकॉज़ सेंसिटिविटीज़ ही वहाँ काम पर करती हैं। ऐसा है पीयूष जी, सामने से आपके कुत्ता आ रहा हो, आप डॉग से डरते हो, तो आप नेचुरली दूर होगे। डर डरने का अगर कुछ नहीं है तो मत डरिए। नहीं भौंकता है, वो दूर से भौंकता ही चलता है कुत्ता, हाँ, ऐसे कुत्ते होते हैं जो कि एजिटेटेड होते हैं, एंग्री होते हैं, तो उससे एंग्री है। अपना रास्ता अलग रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली मुझे पे उस पर तो कोई कुत्ते अटैक भी नहीं करते, भौंकते भी नहीं। क्यों, यहाँ तो बहुत अटैक किए हैं पीयूष जी, ब्रैम्पटन में नहीं किए? हाँ, करते हैं, लोगों को करते हैं अटैक। बिल्कुल, बिल्कुल, अपना देखिए अपनी सेफ्टी हर इंसान का धर्म है। सेफ्टी सेव्स। हाँ, हाँ, वो अपने तो है सबका ही। धर्म है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, हुँ, झमेले में मत पड़िए। लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि आम तौर पे मुझे तो कोई कुत्ते अटैक नहीं करते, ना भौंकते भी नहीं। तो अगर आपके मन में कुछ नहीं है, शरीर में ऐसा कुछ नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि जानवर कोई अटैक करता है। पीयूष जी, हाँ जी। ओरा 2 क्वेश्चन था, एक छोटा-सा शायद मैंने मिस किया हो तो पता नहीं आपने बोला मुझे, कि एक ओरा ट्रांसफर हो सकती है और ऑरा दूसरा ट्रांसफर हो सकती है?
जैसे जिसको हम लोग कहते हैं हील टच है या ऐसा है, तो मतलब उसकी ज्यादा ऑरा या ज्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है, तो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? ऑरा ट्रांसफर ऐसे होती है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है और इन्फ्लुएंस करती है और फिर कोशिश करती है कि मैं इस बच्चे को ऐसा खाना खिलाऊं या ऐसी शिक्षा दूं या ऐसा ज्ञान दूं या ऐसा इसका मन करूं, तो ऑरा ट्रांसफर होती है कि माँ उसके ऑरा को कंस्ट्रक्ट कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। एडल्ट्स के अंदर ऑरा ट्रांसफर हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकती है। ट्रांसफर वैसे ही होती है जैसे इन्फ्लुएंस होती है। वैसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते कि मैं चाहता हूं कि मेरी ऑरा आपको मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी थिंकिंग जो है वो आपके अंदर आ जाए। तो थिंकिंग अगर मेरे अंदर आएगी और मैं उस थिंकिंग को अडॉप्ट करूंगा, तो कहीं पर वो मेरे को इन्फ्लुएंस करेगी। तो यूं कह सकते हैं कि आपने ट्रांसफर कर दिया तो मेरे अंदर वो इन्फ्लुएंस आ गया। तो इस तरह की ट्रांसफर हो सकती है ऑरा की। ठीक है। जी, मेरे ख्याल से आपने जो मतलब हम लोग उसका अगर मेटाफोर ले तो ऐसा ले सकते हैं कि दिए से दिया जलाना। वो दिया होता है, दूसरे दिए को जलाता है, वो क्या अपना घी नहीं दे देता, अपना कुछ नहीं दे देता, मगर वो एक स्पार्क देता है, और उस स्पार्क से सामने वाले में वो टाइप की जो एनर्जी है वो बढ़ेगी। तो इसलिए ठीक है, वही पॉजिटिव बातें करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले में बढ़ती है। वही नेगेटिव, ज्ञान है ना। एक ज्ञान दूसरे को ज्ञान दे रहा है ना मनुष्य। सही जो बात है। मनुष्य जो मनुष्य ज्ञान दे रहा है वो तो ऑरा ट्रांसफर कर रहा है उस तरह से। जी, और वो मतलब वो आज की साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो ऑनलाइन या रिमोटली भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन, तो स्पर्श, गंध, रूप, रस और आवाज, वो जो है वो मेरे ख्याल से दिस आर द मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग इट। नहीं, फिर ये अडेप्ट करने वाले पर डिपेंड करता है ना बहुत हाँ, ज्यादा। उसका रिसीविंग स्टेशन वो होना चाहिए, नहीं तो वो 90.8 के ऊपर आएगा नहीं, वो तो वो करेगा नहीं, वो तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ठीक है। रेडियो वेव्स तो सब जगह है, मगर आप कौन सा स्टेशन मैच करते हैं उसके ऊपर हाँ आती है। बिल्कुल, अडॉप्ट करने वाले पर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। जी, जी। पीयूष जी, एक बात पूछूं यहाँ पे, केतन भाई जो बोल रहे हैं वो रेकी थेरेपी जो होती है, रेकी मास्टर्स होते हैं जो जापानीज थेरेपी है, उसके कंसर्न है, वहां भी एनर्जी ट्रांसफर होती है ना रेकी? हाँ, वेलनेस की एनर्जी है। अगर आप किसी की वेलनेस करते हैं तो वेलनेस की एक एनर्जी तो है ही है ना। वो सारा का सारा अन्नमय कोश में ही मोस्टली आता है। थोड़ा बहुत फिर वो मनोमय में और विज्ञान में आ जाएगा। लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर इस तरह है कि वो वेलनेस की एनर्जी है कि आप मेरे अच्छा कुछ कर रहे हैं तो वो शरीर को, अन्नमय कोश को थोड़ा इन्फेक्ट कर सकता है। तो जिस तरह खराब खाना खाने से इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसी तरह से राइकी वगैरह, मसाज, ये सब चीजों से इन्फेक्ट हो सकता है। एक दूसरा भी मेरे ख्याल से उसकी टेक्नोलॉजिकल ऐसा है, शायद पता नहीं, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि हम सब ऊपर, मतलब ऊपर शब्द भी गलत है क्योंकि अवकाश में कोई ऊपर नीचे नहीं होता, मगर अगर देखा जाए तो कि हम सब ऊपर जुड़े हुए हैं, मतलब हमारा एक ऊपर दिमाग, वो मैंने सुना था ऐसा, शायद आप बोल सकते हैं सही है, कि हमारा एक कनेक्शन है, जो एंटेना है, हमारी शिखा है, वो ऊपर एक कनेक्टेड कोई एक सेंटर से जुड़ी हुई है, जैसे टावर होता है और मोबाइल्स कनेक्टेड होते हैं, और बाद में वही चीज वो दूसरे के साथ में भी जुड़ी हुई है, दैट इज हाउ वी आर ऑल कनेक्टेड। इसलिए कभी हम किसी के बारे में अभाव लाते हैं तो उसको फीलिंग आती है, या जो कुछ भी है। तो वही तरीके से अगर एनर्जी भी हम अगर ट्रांसफर करना चाहें, अगर उतना टेक्नोलॉजी आए तो समझ में आए, या अगर सामने दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए, तो वो एनर्जी भी ट्रांसफर उसी 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 सिस्टम के द्वारा हो सकेगी, ऐसा लग रहा है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि किसी को देख कर ही हम उसकी एनर्जी के साथ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कभी कभी किसी की बात सुन के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी के ऊपर है। तो जो जो चीज हमको इन्फ्लुएंस करे और हम उसको अडेप्ट कर सके, तो उससे हमारा अपना ऑरा सर्कल ही हमारे अपने कोशों पर इम्पैक्ट होगा। और अगर वो इम्पैक्ट अच्छा है तो अच्छा होगा, वैसे ही चलेगा। जी। जी, और दूसरा बताइए। दूसरा दूसरा एक बात है, केमिस्ट्री की बात है, मैंने कभी कभी, पता नहीं, मैं काफी लोगों को मिला हूं तो, कि एक कोई एक व्यक्ति मिलती है ना, आपने बात भी नहीं की, इंट्रोडक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट सम पीपल यू रियली, यू आर सो कंफर्टेबल विद, वो यही ऑरा है। यही ऑरा है।
हाँ यही आप aura है। अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट मतलब इट्स नॉट फिजिकल या सेक्सुअल की बात नहीं है, नहीं, मगर वही यू नो वही ऑरा है, बस बिल्कुल आपको उसके साथ ना अच्छा लगता है। बिल्कुल वही ऑरा है, बिल्कुल। हाँ, और वो मैच होता है, मतलब हर एक के साथ में वो मैच नहीं होता, मगर वो, और फिर जो बातें भी होती है वो तरीके से होती है। आई मीन you know there are so many things, like even though we are different, like God, अगर मुझे आइसक्रीम पसंद है, सामने वाले को आइसक्रीम पसंद नहीं है, मतलब इतना डिफरेंस अगर चॉइसेस में हो, फिर भी वो व्यक्ति या वो सिचुएशन, वो समाज, वो हमें पसंद आता है, और हमारी देखिए पसंद। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें, कई लोगों का ऑरा में सिर्फ कई लोगों के पसंद के अंदर भी आप एनालिसिस कर लीजिए कि हम उसके ज्ञान से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, या हम उसकी शांति से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं पीस के साथ, या हम उसके एक्टिविटीज के साथ बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, जो भी है, या सिर्फ शारीरिक इन्फ्लुएंस भी है। ये सारी की सारी चीजें ऑरा में आ जाती हैं। तो ये सब ऑरा इन्फ्लुएंस तो सब में ही है, वी आर इन्फ्लुएंस्ड। जी, और ये और एक बात और है इसमें, कई बार ये वन साइडेड भी होता है, हाँ सही है, क्योंकि वन वो साइडेड भी होता है। हम हाँ, वो इन्फ्लुएंस हो मैग्नेटिक सकते हैं पोल बट सामने वाला नहीं है। कौन सा मैग्नेटिक पोल ज्यादा अट्रैक्टिव है। हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरे ख्याल से यही पॉइंट से आगे जाएंगे शर्मा जी, तो पीयूष जी, तो हम लोग जब जाते हैं ना बाहर नेचर में, नदी है, पर्वत है, वो देख के, और हमें जो एक शांति प्राप्त होती है, तो कुदरत में भी अपनी एक ओरा है। हाँ बिल्कुल है। हाँ हम इन्फ्लुएंस तो लेते ही है ना प्रकृति से ही। देखिए चारों कोष तो प्रकृति से बने हैं ना, हाँ विज्ञान में, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय, सारों प्रकृति से बने हैं। तो प्रकृति तो हमको इन्फ्लुएंस करती है ना, 4:1 के रेशियो में करती है। और दूसरा भी है कि हम लोग शायद, हम जो ओरा लाते हैं ना, वो हम लोग बिगाड़ भी देते हैं। जैसे देखिए, छोटे बच्चे को कोई धिक्कारता नहीं है, सब लोग छोटे बच्चे को खिलाते हैं, खेलते हैं, मजा करते हैं, बच्चा भी एंजॉय करता है अभी, मगर वही बच्चा बड़ा होने के बाद में वही फिर वो माँ बाप के साथ में अरे नहीं जमती, है ना। तो मतलब किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा कि जिसको बच्चे पसंद नहीं है, मतलब जो बच्चे से बैर भाव रखता हो, कोई ऐसा रहेगा तो पता नहीं, मगर 99.99% तो मुझे लगता है कि हम लोग जब आते हैं ना, तो परमात्मा हमें एकदम नया ब्रांड न्यू चकाचक मॉडल बन के भेजता है, तो वो हम लोग को शाइनी ओरा भी हमारे साथ में वो लेवल की रहेगी। बाद में उसके ऊपर सब वो शब्द लेते हैं, गलत है, मगर वो मोह माया, ये वो सब सब लगाने के बाद में वो ओरा डिस्टर्ब हो जाती है, एंड देन वी स्टार्ट स्मेलिंग बैड टू द पीपल, ऐसा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। हम अपनी ऑरा को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी हम अभी कॉन्स्टेंटली। बिगाड़ चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिगाड़ते हैं सारे मनुष्य। 90% मनुष्य तो बिगाड़ते ही हैं सिर्फ। सही है, सही है। ठीक है, कल मिलें। बिल्कुल। ठीक है, बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। इसको कैरी ऑन करेंगे। कल मैं कुछ और इसके ऊपर एक्सप्लेनेशंस कर दूंगा, और फिर भी कुछ क्वेश्चंस हो, कोई और बात करनी हो तो कल जरूर करेंगे इसके ऊपर। जी, ठीक है, नमस्ते। तो नमस्ते सबको, नमस्ते थैंक यू फॉर नमस्ते ज्वाइनिंग नमस्ते एंड प्लीज थैंक ज्वाइन यू शर्मा जी, नमस्ते जी, नमस्ते पीयूष जी, नमस्ते, नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते।